ये साधना न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर गणेश कावड़िया जी, जो अर्थशास्त्री हैं और गहरी उनकी रुचि भी है और पकड़ भी है अर्थशास्त्र को लेकर। हम इस बजट पर उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं सीए संकित भंडारी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ में सीए कविता गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो ट्रेजर हैं फिकी फ्लो इंडोर चैप्टर की, आपका भी स्वागत हम करते हैं। आशीष निगम जी मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं कपड़ा एसोसिएशन, कपड़ा गारमेंट कपड़ा एसोसिएशन के, आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में आशीष भैरम जी हैं, जो प्रवक्ता हैं किसान मजदूर संघ के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं टोनी शुक्ला जी, जो क्रिप्टो करेंसी के एडवाइजर हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आम जो बजट पेश हुआ इसकी। सबसे पहले हम गणेश कावड़े जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक अर्थशास्त्री के बतौर आप इस बजट को किस तरह का पाते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात 2 साल में इस कोरोना विभीषिका के दरमियान हमने देखे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी खासी गिरावट उसमें हुई है। आम आदमी बहुत परेशान हुआ है, उसका जॉब चला गया है, उसका पैसा नहीं है, मार्केट में पैसे का फ्लो खत्म हुआ है। ऐसे में जो बजट आज पेश हुआ है 2022 का, इसे आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर गणेश कावड़िया जी? पंकज जी, देखो, इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि ये बजट की जो स्पीच थी वो सबसे छोटी थी जी। जी। दूसरी बात ये देखिए कि कहीं भी बजट में उन्होंने चुनाव की चर्चा नहीं की, कोविड की चर्चा नहीं की। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि अब अर्थव्यवस्था कोविड से बाहर निकल गई है और चुनाव रूटीन के मैटर है, चुनाव से हमारी बजट की नीतियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए जी। तो तीसरी जो सबसे बड़ी बात कही है, उन्होंने मतलब दिस इज नॉट ए कैलकुलेशन की कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। उन्होंने मेजर फोकस पॉलिसीज पे किया कि नीति ऐसी नीति बनाए कि हम आने वाले 25 सालों के लिए एक विकास का रोड मैप रख सकें। और अच्छी बात ये थी कि मतलब करना तो हर वित्त मंत्री चाहता है, लेकिन ये वित्त मंत्री थोड़ी सी लकी है कि जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा मिला, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा मिला। तो अगर आपके पास रेवेन्यू का रूम है तो आप खर्च करने के लिए लिबर्टी ले सकते हैं। और इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फोकस किया। ये माना कि अगर रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें किसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है, राज्य सरकारों को भी और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एक विकास का नया एजेंडा रखा। हम लोग अर्थशास्त्र में कहते हैं कि वो बजट बहुत अच्छा जो कम से कम छेड़खानी करें। इन्होंने टैक्स लॉज में कोई बहुत मेजर बदलाव नहीं किए हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग किया, और वो भी रिस्ट्रिक्ट किस बात के लिए किया कि ग्रोथ को पुश मिल सके। जैसे एसीबीएड में इंपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कंसेशन दे दिया, कैपिटल गुड्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी वो कम कर दिया, और एम्प्लॉयमेंट के लिए और रूरल सेक्टर के लिए या जो डिप्राइव सेक्शन है उनके प्रोविजन को मेंटेन रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया और उसके ऊपर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस बजट में किया है। तो एक तो ये बात है कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर विकास को पुश करने की बात की। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट भी आएगा जी। तो उन्होंने मेजर फोकस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। तो अगर आप हकीकत में देखें कि इन 4 साल की यात्रा को देखें, बीजेपी लेड गवर्नमेंट मोदी जी के अंडर में है, तो उन्होंने ज्यादा फोकस रिफॉर्म पे किया। कैलकुलेशन के टैक्स कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये उनका मुद्दा नहीं था। जीएसटी लाए, वो भी रिफॉर्म था। कई सारी शंका समाधान थी, लेकिन इस बार का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई। अर्थव्यवस्था में अभी कोविड का असर गया नहीं है। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था की साइज है लगभग कोविड के पहले वाले साइज पे आया है। यानी हमारे 2 साल तो पूरे के पूरे विकास में नेगेटिव खराब जीरो ईयर हो गए। और इसके बावजूद भी उन्होंने टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा किया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट पहले ही उन्होंने कम कर दिया, छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन की और कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब मैक्सिमम 15% रहेगा, जो पहले अलग अलग स्लैब था या सरचार्ज थे। तो इस तरह से उन्होंने एक केवल रिफाइनमेंट किया कि जो जो प्रॉब्लम आ रही थी। और सबसे अच्छी बात है
हमारे सामने 2 सीए हैं, वो बताएंगे, क्योंकि बारीकियां वो बताएंगे। लेकिन इस बार के बजट में कम से कम अमेंडमेंट है। गणेश कावड़िया जी, एक बहुत बहुत मोटा सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है महंगाई। क्या इस पूरे बजट से महंगाई कम होगी? तो देखिए, महंगाई मतलब इकोनॉमिक्स में हम महंगाई 2 बातों से देखते हैं। एक तो हमारे कारण महंगाई कितनी है और एक इंपोर्टेड महंगाई कितनी है। अगर तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और तेल की कीमतें बढ़ रही है तो वो महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस महंगाई को न्यूट्रलाइज करने का पूरा तरीका रखा है और टैक्स नहीं बढ़ाया। इसका मतलब क्या है कि सरकार जानती है कि महंगाई बढ़ने की संभावना है और इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो महंगाई को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है। संकेत भंडारी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है। देखिए, आम आदमी जब बजट देखता है तो बहुत भारी भारी बातें होती हैं, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि उसकी जेब में पैसा बचेगा क्या, महंगाई कम होगी क्या? क्या लगता है संकेत भंडारी जी, आप क्या कहते हैं? देखिए सर, पैसा बचेगा नहीं बचेगा ये तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, किंतु ये जो बजट आया है इसमें कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जिससे हमें पता लगेगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आम आदमी को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया गया है। आज जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें बहुत जरूरी है कि हम कहीं भी टेक्नोलॉजी में पीछे न रह जाएं। तो जो क्रिप्टो करेंसी पिछले 2 सालों में चल रहा है, आम अनुमान ऐसा देखा गया है, भारत में सरकार जब जागती है तब तक सब कुछ निपट चुका होता है, किंतु ये सरकार इस तरह की है कि जिसने पहले से देख लिया, फोरसाइट कर लिए अगले 10-20 साल, और अब जमाना आने वाला क्रिप्टो करेंसी का। तो एक तो रूपी को भी क्रिप्टो करेंसी में लॉन्च करने की बात की, डिजिटल रूपी को लॉन्च करने की बात की, और वो आरबीआई लॉन्च करेगा। तो हम नए फैशन में काम करना चाहते हैं, ऐसा सरकार ने एक मंशा जताई है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया है, उस पर गिफ्ट करके टैक्स लगा दिया है। ऐसा नहीं कि आप अपने मिलने वाले के पास से खरीद लें और उसके बाद में जो है वो टैक्सेशन लगता रहे, बच जाए आपका, ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की। जी हाँ, ये व्यवस्था भी, आप गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो यह मंशा बहुत क्लियर है कि हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं। दूसरी बात, डायमंड, कट डायमंड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। इसका इंपैक्ट आप देखिएगा कि बहुत बड़ा जो हमारा मार्केट है राजस्थान का, बंगाल का, जहां पर कारीगर ज्वेलरीज बनाते हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है पोस्ट कोविड। आप देखिए, कोविड में आटा, दाल, चावल, तेल सबकी जरूरत थी, वो हमने सब खरीदा, पर जो ज्वेलरी जुड़े हुए लोग थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको सपोर्ट करने के लिए कट डायमंड के ऊपर भी वहां से लगाया गया है, जो कर लगा था वो हटा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी। डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। एज वेल एज बैटरी स्वैपिंग, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं था, इस कंसेप्ट को लेकर के आए हैं। इसका डायरेक्टली जो फायदा होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर फायदा होगा। एक तो पहले सरकार इस तरह से फायदा दिया करती थी कि उसमें छूट दे दी 5,000, 10,000, 2%, 1%, वो छूट ना देते हुए फैसिलिटी दी गई। ये जो जमाना है, यहां पर व्यक्ति पैसा खर्च करके फैसिलिटी चाहता है, तो बैटरी स्वैपिंग वाली जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देना चाहती है और जो बैटरी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना चाहती है, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर हमारा जो जोर है वो बढ़ेगा। एज वेल एज इनडायरेक्टली आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर हम जो खर्चा करते थे वो खर्चा हमारा कम हो जाएगा। तो आम आदमी का पैसा, उस पैसे का बचाव कर दिया उन्होंने। उसकी जेब में साल भर में 2-5 हजार डालने की बजाय हर महीने जो 2,000 या 5,000 रुपए का पेट्रोल डीजल खर्च करता है, वह पैसा उसका बच जाएगा। तो यहाँ हमने कॉस्ट कटिंग पे एम्फेसाइज किया है। मैं आपसे माफी चाह रहा हूं, लेकिन फिर से पूछना चाहूंगा कि पैसा बचेगा कैसे? क्या पेट्रोल सस्ता होगा? सर, पेट्रोल सस्ता हो चाहे महंगा हो, हम पेट्रोल को यूज ही नहीं करेंगे। वो कितना भी महंगा हो जाए, कितना भी सस्ता हो जाए, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, क्योंकि आप देखिए कि हम पेट्रोल में सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसमें बहुत बड़ा पैसा जो हमारा जीडीपी है उसका खर्च हो जाता है, और वो जो खर्च है उसको हमने बचा लिया। 2,000 हम यहाँ बात करते, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता कर देते तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सस्ता कर देते, यहाँ तो पूरा पेट्रोल। लेकिन संकेत जी, आप जो बात कह रहे हैं कि बैटरी से संचालित जो गाड़ियां होंगी, ये डेवलपमेंट कितने समय में देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में गाड़ी है वो पहले गाड़ी बेचेगा, बैटरी वाली गाड़ी लेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त एक बड़ा जो आम जनता है वो गाड़ी बेचने की स्थिति में नहीं, खरीदने की स्थिति में, आपको लगता है कि इसमें समय लगेगा अभी बदलाव में?
सर गाड़ी बेचने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आपकी पेट्रोल गाड़ी ही जो बैटरी स्वैपिंग की बात हमने वहां की है, उसमें जो आपका स्कूटर, आपका एक्टिवा है, आपकी जो बाइक है, वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बैटरी कन्वर्ट हो जाएगी। ये अच्छी बात बताइए आप जी। नया व्हीकल आते 10 साल लग जाएंगे सबके पास, किंतु हमारे जो पुराने व्हीकल्स वही पेट्रोल डीजल पे चल पाएंगे। तो ये जो बैटरी स्वैपिंग की बात की थी, क्योंकि ये बैटरी स्वैपिंग क्या है, यूनिफॉर्म नेचर होना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, अपनी बैटरी पे चार्जिंग करना पड़ेगा। तो वो चार्जिंग को हटाते हुए बैटरी स्वैपिंग की बात की कि आप, सिंपल सा कंसेप्ट है, टोक्यो में देखेंगे, वहां पर एक बैटरी मिलती है, आप स्टेशन पे जाइए, अपनी बैटरी रख दीजिए और नई बैटरी ले लीजिए जी। तो दिस कंसेप्ट विल बी कमिंग टू इंडिया, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ा बदलाव होगा। ये वर्ल्ड की बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में ये फैसिलिटी नहीं है जो हमारे यहाँ होने वाली है, ऐसा उन्होंने 2023 के बारे में बताया है। एज वेल एज मैं एमएसएमई और ELGACS के बारे में बात करना चाहता हूं सर। जो पैसा बचाने की बात है, हमारे यहाँ पर पैसा बचाने की बजाय आपकी कमाई बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। एमएसएमई के लिए जो 5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, स्पेशली जिन एमएसएमई की वजह से इस कोविड के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान हमारा भारत बचा रहा, उसको उन्होंने बूस्टअप करने की कोशिश किया है। स्टार्टअप के लिए 1 साल के लिए आगे टैक्सेशन जो रिफॉर्म्स लाए थे, 3 साल वाला जो कंसेप्ट था वो फिर से आगे बढ़ा दिया गया है 1 साल और के लिए। 31 मार्च 2023 तक जो भी स्टार्टअप स्टार्ट होंगे उन सभी को टैक्सेशन नहीं रहेगा अगले 3 साल के लिए। वो चॉइस है उनके पास, 3 साल की। जी बहुत बड़ा मेजर है। एक ELGACS जो लाए थे, एक क्रेडिट लाइन जो है 20%, 30% जो आपके पास लोग, उसको बिना कोई नई एप्लीकेशन लगाए बैंक से आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में अभी कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल उसका क्रंच है। छोटे छोटे व्यापारी हैं आपके पास में, उनके पास में कैपिटल की सुविधाएं नहीं थी। उनको जो मान लीजिए किसी के पास में 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, 10 लाख का लोन है, तो उसके ऊपर 30% लोन सुओ मोटो दिया गया है। उसके अंदर कोई विशेष एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लेटर देंगे और पैसे मिल जाएंगे। ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत सारे आम आदमी के लिए मैं जो सोचता हूँ कि वो बहुत हेल्पफुल है। तो संपी जी, इस वक्त कविता जी भी मौजूद है। कविता जी, आप तो चूंकि ट्रेजर भी हैं और आप तो महिला भी हैं, आपको लगता है कि ये बजट जो है ये वाकई सुकून देने वाला है, वाकई कोई बदलाव देने वाला है? क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको लगती है इस बजट में? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं कावड़िया जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कम बदलाव वाला बजट स्थायित्व देता है। ये सरकार के स्थायित्व की तरफ जाने वाली एक नींव है जो बहुत कम चेंजेस के साथ बजट को लेके आई है। और दूसरी बात आत्मनिर्भर भारत बनाने की है। उसके अंतर्गत जो इन्होंने एक तो स्टार्टअप को 1 साल का आगे का जो प्रोविजन दिया है वो बहुत ही अच्छा है। लोग वेट कर रहे थे इसके लिए। और इसके अलावा इनकम टैक्स में इन्होंने 2 चीजें ऐड की है। एक तो अब आप अपना रिटर्न आगे के 2 साल तक कुछ भी करेक्शन के साथ रिवाइज कर सकते हैं, तो लिटिगेशंस नहीं होंगे या कम होने की उम्मीद है। दूसरा, जो अपीलें चलती है, रिवाइज अपील, नंबर ऑफ अपील्स, उनको भी कम करने के लिए कॉमन लॉ को इन्होंने प्रमोट किया है। हाँ, इसके अलावा मैं एक और बताना चाहूंगी, जो इन्होंने एक मानसिक रोगियों की जो अपने देश में तादाद बढ़ती जा रही है, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। ये सराहनीय है। हाँ, निश्चित रूप से। मतलब उसमें उन लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेंसी और एक पोर्टल मिलेगा। एक जो महिलाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो सराहनीय काम किया है, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, दैट स्टेप इज टू गुड। मतलब आपको जगह जगह, हर जगह, हर शहर में जाके या हर स्टेट में जाके अपने को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। प्रमोट इकोनॉमी। जी जी। कविता जी, किचन में महिलाओं को किचन में कहीं कोई राहत मिलेगी? क्योंकि बजट तो वहीं से शुरू होता है, घर का। सर, वो अभी बहुत कुछ उम्मीद लायक नहीं रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, ये कोई जैसे पहले लॉलीपॉप देते थे वैसा बजट नहीं है। बजट नहीं है, बहुत अच्छा बजट है। जी, अच्छी बात है। जी, एक कान दूसरा घुमा के पकड़ने वाला नहीं है, बहुत सीधा बजट है। जी, काफी सोच समझ कर तैयार किया गया है देश के हालातों। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी है कि अगले 25 सालों का ये ब्लूप्रिंट दे रही हैं, वो 100 सालों का ब्लूप्रिंट दे रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आशीष निगम जी हमारे साथ में मौजूद है। आशीष जी,
क्योंकि सीए का अपना एक नजरिया होता है, एक अर्थशास्त्री का नजरिया होता है, लेकिन आप तो खुद व्यापारी हैं, आप तो इस बजट को बहुत अलग ढंग से देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो डे बाय डे हर तरह की समस्याओं से रूबरू होते भी हैं। किस तरह का बजट व्यापार के लिए है, किस तरह का बजट आम आदमी के लिए? बजट तो बहुत संतुलित है। बेसिकली जो मैडम ने कहा और गणेश सर ने कहा कि बजट बहुत सिंपल दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इससे व्यापारी को बहुत राहत। अगर चेंजेस हो जाता तो हम लोगों को हमारी पॉलिसी बहुत सारी चेंजेस करना पड़ती है। तो बजट जो है वो संतुलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमें कुछ मिला है और ना कुछ हमारा गया हुआ है। तो व्यापारी के लिए सबसे अच्छी बात है कि भाई कोई हमको भाई ऐसी स्थिति थी कोविड की कि हम व्यापारियों को डर था कि इस बार कोविड में कोई टैक्सेशन और बढ़ जाएगा, बाकी सरकार ने कोई टैक्सेशन कोविड का नहीं जोड़ा है। इससे व्यापारी थोड़े से राहत में है कि एक अच्छी बात है, सरकार ने व्यापारियों पे कोई टैक्स नहीं जोड़ा है। और सबसे बढ़िया मैडम ने अभी एक बात कही है कि इसमें जो है 2 साल का आईटी का जो दिया है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको 2 साल के अंदर उसको सुधार सकते हैं। तो बजट एक संतुलित है, कोई ऐसा व्यापारियों पे बहुत भार या कुछ ऐसा नहीं पड़ा है। आशीष जी, चूंकि पिछली जो हमारी बहस हुई थी उसमें एक ऑनलाइन का व्यापार, उस पर एक बात हुई थी, ऑनलाइन के कारण जो है आपका फिजिकल जो बिजनेस है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। क्या इस संदर्भ में कोई बात कही है इस बजट में? नहीं, इस संदर्भ में अभी तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। बाकी हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन पे टैक्स आप जोड़ें। इस बजट में उनने कोई ऐसा टैक्सेशन दिया नहीं है और अभी कोई क्लियर भी नहीं हुआ है। हमारे सम्मित भाई और मैडम है, शायद उन ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। बाकी ऑनलाइन पे टैक्स जरूर जोड़ना चाहिए, जिससे एक आम व्यापारी को जो है उसका व्यापार हो, वो खर्चा लेके बैठता है, उसको उसका खर्चा निकलना चाहिए। जी जी, बात सही है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, गांव का देश है। आशीष जी, किसानों के लिए क्या किया है? गंगा के आसपास जैविक खेती का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या देश के किसानों को इस बजट का कोई फायदा मिलने वाला है? जो पैसा सीधे बैंक में बात करने की बात की जा रही है, वो क्या है? किस तरह से फायदा हो रहा है किसानों को? आशीष जी देखिए सर, ऐसा है कि किसान जब भी बजट आया है तो बजट पढ़ने में सुनने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो सरकार की मंशा उस बजट और बजट में दिए गए जो भी तथ्यात्मक जो चीजें दी गई हैं किसानों के लिए, उस पर सरकार कितनी कामयाब हो पाती है उस पर डिपेंड करता है। मैं अभी का हम पिछले साल के बजट की बात करें, उन्होंने बोला था 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लाएंगे जिसमें 22 हरी सब्जियों को रखा जाएगा जो खराब हो जाती हैं। ठीक है, इस पे कोई काम नहीं हुआ, किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि ई नाम के जरिए किसानों को जोड़ा जाएगा, किसान फसल बेच पाएगा, इस पे कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ट्रेन चलाएंगे, किसानों के लिए हवाई जहाज चलेंगे, जो किसान अपनी हरी सब्जी और फल का व्यापार करेगा तो वो मंडी तक सही समय पे पहुंच पाएगा उनके खराब होने के पहले। तो ऐसा कुछ पिछले साल के बजट की बातें हैं। तो 1 साल होने के बाद में ये कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, अब हम बात करें कि अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि देश के 84% परिवारों की आय में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। अब 84% परिवार में जो गिरावट आई है तो टोटल जो 100% किसान है हिंदुस्तान का वो गरीब हो गया। ये रिपोर्ट है, 84% परिवार गरीब हुआ और जो अरबपति लोग थे ये 102 से होकर 147 हो गए। तो जो अमीर आदमी है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो गरीब होता जा रहा है। अब हम अभी वाले बजट की बात करें, इन्होंने कहा कि मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। हम बोला है कि गेहूं की खरीदी करेंगे, धान की खरीदी करेंगे। ठीक है, इसका इन्होंने बजट दे दिया। 1000 मीट्रिक टन धान खरीदी का इन्होंने बता दिया कि हम ये सब करेंगे। लेकिन हम 2 दिन पहले एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि देश में यूरिया का प्रोडक्शन को घटा दिया गया है। पहले देश में 240 मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था, अब 188 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है। जो हम बाहर से इंपोर्ट जो यूरिया किया जाता था, फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता था, वो 98 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता था, अब 60 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट किया जाता है। पिछले 1 साल से आपने न्यूज चैनल पे, अखबारों में पढ़ा होगा
कि किसान खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइन में लगा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसान भाग गया। अब सर इसके पीछे की एक नियत देखिए, सरकार की जो नियत है, ये बोलने के लिए किसानों के लिए बजट बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब इनकी नियत देखिए आप कि यूरिया फर्टिलाइजर पर सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है, इन्होंने यूरिया का उत्पादन भी घटा दिया और यूरिया का इंपोर्ट जो कहते हैं वो भी घटा दिया। अब जब ये इंपोर्ट और उत्पादन दोनों कम हो गया तो सरकार को सब्सिडी भी कम देना पड़ेगा, सरकार की सब्सिडी कम हो गई। अब किसान के पास यूरिया है नहीं है, किसान जाके खड़ा होता है, लाइन में खड़ा होता है, पुलिस डंडे मारती, किसान भाग जाता है। आशीष जी, दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये कहा, एक तो जो आप कह रहे हैं कि यूरिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो साफ कर दिया है सरकार ने कि वो जैविक खेती को जो है प्राथमिकता दे रही है, किसानों को सपोर्ट कर रही है। दूसरा, उन्होंने जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है वो सीधे किसानों के खाते में जाएगा। क्या आपको लगता नहीं कि फायदा होगा इस किसानों को? तो अभी भी खाते में ही आता है जी, पैसा जो है अभी भी किसान के खाते में ही आता है, ठीक है जी। जो सरकारी मंडियों में धान जाता है, जो भी जाएगा तो किसान के खाते में ही जाता है। बाकी जो अमाउंट व्यापारियों को जो किसान देते हैं तो वो उनका नगद लेन देन होता है। तो समस्या जैविक खेती की नहीं, जैविक खेती को बढ़ावा दे, बहुत अच्छी बात है। समस्या बस इतनी है कि किसान जो जिस चीज की खेती कर रहा है, कोई दलहन उगा रहा है, कोई तिलहन उगा रहा है, कोई मोटा खाद्यान्न उगा रहा है, कोई चावल, कोई गेहूं, कोई फल सब्जी उगा रहा है, सभी किसान सक्षम है खेती अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। तो सरकार किसानों को यह ना बताए कि उसको कैसे उगाना है। किसान इतना माल उगा रहा है, सर सुनिए, किसान के पास में उगाने को, किसान के जो फसल बेचने की बात आती है तो सरकार केवल ये सुनिश्चित कर दे कि किसान जो भी फसल उगाता है, जो भी फल उगाता है, जो भी अनाज उगाता है, तो उसको एमएसपी के 1.5 गुने कीमत पे सरकार खरीदने की व्यवस्था कर दे, किसानों की सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, आपकी अच्छी मांग है। मैं हमारे साथ में गणेश कावड़िया जी, जो आशीष जी कह रहे हैं, जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, जो अपना दर्द बताया है कि बता दिया जाता है, मतलब घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आपको क्या लगता है इस बजट से किसानों को कोई लाभ वाकई होने वाला है? गणेश कावड़िया जी। आशीष जी ने ये बात बहुत अच्छे से बताई है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल कर देंगे और 24 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन आशीष जी ये बताओगे, अगर कीमतें बढ़ाकर इनकम बढ़ी तो क्या अर्थ निकलेगा? एक तरफ कीमतें बढ़ेगी और दूसरी तरफ महंगाई इनकम को खींच ले जाएगी। किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसानों की लागत कम हो उत्पादन की, तब जाकर इनकम बढ़ेगी तो काम आएगा। और इस बजट में उन्होंने इस बात को एहसास किया कि अब पहले हमारा किसानों का ज्यादा फोकस था सीरियल अनाज का उत्पादन करना, फिर सरकार को लगा कि दलहन बहुत इंपॉर्टेंट है तो दलहन को प्रमोट किया। अब देखो दलहन में भी हम आत्मनिर्भर हो गए। इस बजट में उन्होंने स्पेशली ऑयल सीड्स के लिए कहा, मतलब सरकार चाहती है कि किसान बाजार में मूल्यों के हिसाब से अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को बदले। इसके अलावा लागत को कम करने के लिए नदियों के इंटीग्रेशन वाला बात थी, वो उन्होंने इस बजट में रखी है, काफी बड़ा प्रोविजन किया है। अगर हम किसानों को सिंचाई की सुविधा देंगे तो उनकी जो लागत है वो अपने आप कम हो जाएगी। और ये क्योंकि जैविक खेती को प्रमोट करना था, और आप जानते हैं किसान है बहुत अच्छे से कि भारत में जो केमिकल फर्टिलाइजर का रेशियो है यूज का, जानबूझकर हम यूरिया का ज्यादा उपयोग करते हैं, जबकि फसल को उसकी नहीं दूसरे केमिकल की ज्यादा जरूरत है। जी। तो ये किसानों का मेन मुद्दा है कि जब तक हम उनकी लागत कम नहीं करेंगे, इनकम बढ़ने का रास्ता नहीं है। बाजार होना चाहिए, और आज भारत में सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने बाजार की है। टमाटर खूब उत्पन्न कर लिया, लहसुन बहुत उत्पन्न कर ली, प्याज उगा लिया, लेकिन बाजार में जब बेचना आता तो भाव गिर जाता। जी बिल्कुल आ रही है, हम आपसे बात करते हैं। जी गणेश। और सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। वेयर हाउसेज में आप देखें, आप मध्य प्रदेश में एक बार भावांतर योजना लागू करके प्याज खरीदा था, क्या हाल हो गए सरकार के सामने। तो एक्चुअली हमें एग्रीकल्चर का मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा और किसानों को इस बात की शिक्षा देनी पड़ेगी कि मार्केट में कौन सी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही है तो अपनी फसल को उस रूप में बदले।
और अपनी उत्पादकता को बढ़ाए, तब जाकर उसकी इनकम बढ़ेगी। एक और बात तो महंगाई को कम करने का, कि हम इकोनॉमिक्स में बजट को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि सरकार ने बाजार से कितनी उधारी ली। इस बार सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम रखा है, मैंने 6.4% ही रखा, और इसी के कारण मार्केट कह रहा है कि ये बजट अच्छा है, क्योंकि जितने भी अगर उधारी है बैंकों की सरकार ले लेगी तो दूसरों को क्या मिलेगा। तो सरकार ने जानबूझकर बजट डेफिसिट को कम किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जहां तक समय ने कहा ट्रेन के लिए 100 वंदे मातरम ट्रेन चलाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, हाई स्पीड हाई क्लास ट्रेनों की बात की जा रही है। जी हाँ, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली आज इसका लाभ नहीं मिलेगा, साल भर बाद। सर, चूंकि समय कम है और आप सबसे बातचीत हुई और बहुत सहज तरीके से हम इस बजट को आम लोगों तक पहुंचा पाए, यही हमारा मकसद था साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश का। आप सभी जुड़े, आप सबने बहुत महत्वपूर्ण बात की बजट पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधना न्यूज पर इस वक्त आप बजट की चर्चा देख रहे थे। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बजट जो सामने आया है वो एक कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद लेकर आया है। आम आदमी तक इसकी राहत पहुंचेगी, उसे कुछ जेब में उसके पैसा वो बचा पाएगा। पेट्रोल की जगह जो गाड़ियां बैटरी की आ जाएंगी उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैविक खेती की बात की जा रही है तो लोगों की जो शरीर में जो जहर जा रहा है कहीं ना कहीं केमिकल फूड के माध्यम से, उसमें कमी होगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहरहाल ये उम्मीदें बरकरार रहें और इसी तरह से बजट साल दर साल आता रहे और ये देश उन्नति की ओर बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना।